हेलो स्टूडेंट्स, हम आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो चैप्टर 3 था उसमें हमने पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम जो इस चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, कि हमें इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट के क्या क्या मॉडल्स रहे, क्या क्या उन्होंने अपने प्रपोजल दिए। तो सबसे पहले हम उसमें थॉमसन्स मॉडल देखेंगे, देन हम रदरफोर्ड्स मॉडल देखेंगे, फिर हम बोहर्स मॉडल देखेंगे। उसके बाद इन सभी मॉडल्स के बाद हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पता चलेगा। फाइनली एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, तब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। एंड देन हम जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी एटम में वो किस तरीके से होता है वो हमने देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। देन हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर की हेल्प से हम मोल कंसेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मोल कंसेप्ट, वो हम इस चैप्टर को कवर करने के बाद उस चैप्टर को हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हैं ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। 3rd चैप्टर के बिना 4th चैप्टर नहीं समझ में आ सकता और 4th के बिना 3rd नहीं आ सकता, तो ये इंटर रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आप 4th चैप्टर कवर करोगे तो तब दोनों चैप्टर आपको इजीली से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देन हम इसमें आइसोटोप्स की बात करेंगे, आइसोटोप क्या होते हैं, और आइसोबार्स पढ़ेंगे, आइसोबार क्या होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं इस चैप्टर के। जैसे हमने चैप्टर 3 पढ़ा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो उस चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे पास कोई भी मैटर है, ठीक है, मैटर एनी सब्सटेंस that have some mass and volume is called matter। ठीक है, तो उस मैटर को हम फर्दर जो है स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उन पार्टिकल्स को भी हम जो है फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और भी स्मॉल पार्टिकल्स में, जिनको मॉलिक्यूल्स कहा गया, और उन मॉलिक्यूल्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया था एटम्स में। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं उनको एटम्स कहा गया था। तो जो एटम्स थे उसकी डिस्कवरी किसने की थी, जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो जो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि किसी भी मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कौन होता है, एटम होते हैं। ठीक है, और एटम्स को जॉन डाल्टन ने बताया था कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो इनडिविजिबल होते हैं, यानी कि फर्दर उनको हम जो है डिवाइड नहीं कर सकते स्मॉलेस्ट पार्टिकल में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन क्या था कि जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो और वो जो है एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इस तरीके से बहुत सारी पोस्टुलेट्स दी थी, लेकिन जॉन डाल्टन की जो पोस्टुलेट्स थी उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी थी, हमने पढ़ी थी। ठीक है, लिमिटेशंस में से एक लिमिटेशन तो यही थी कि जो एटम है वो इनडिविजिबल नहीं है, वो फर्दर डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, एटम भी क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। तो जब एटम को हमने डिविजिबल कहा, ठीक है, अब फर्दर एटम डिविजिबल होकर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड होगा उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं। ठीक है, और उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल से फिर एटम को अगर हमने फर्दर डिवाइड ही कर दिया, वो इतना स्मॉल पार्टिकल था ऑलरेडी और उसको भी हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड कर रहे हैं, तो एटम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है एटम का। तो इस तरीके के बहुत सारे मतलब क्यूरियस क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आते हैं। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटम का स्ट्रक्चर होता कैसा है। ठीक है, तो उसके लिए जो है फर्दर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग पोस्टुलेट्स दिए। ठीक है, अलग अलग पोस्टुलेट प्रपोज किए, तो उनके अकॉर्डिंग जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले थॉमसन्स मॉडल हम पढ़ेंगे। तो जो थॉमसन ने मॉडल दिया था उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे जॉन डाल्टन के प्रपोजल की कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थी, ऐसे ही थॉमसन मॉडल के कुछ भी ड्रॉबैक्स रही। फिर उन ड्रॉबैक्स को दूर किया गया रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा। ठीक है, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसमें जो है उसमें भी कुछ ना कुछ कमी रही। हालांकि वो जो थॉमसन मॉडल की जो ड्रॉबैक्स थी उनको तो दूर किया, लेकिन उसकी रदरफोर्ड मॉडल की भी खुद कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थी और उनको दूर किया गया बोहर मॉडल के द्वारा। ठीक है, और जो बोहर मॉडल जो है वो आज के टाइम में मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, यानी कि इसी को ज्यादा एक्सेप्ट किया गया और इसी का यूज करके हम फर्दर एक्सप्लेनेशन देते हैं जो भी हमारे
जो रिएक्शंस होते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस किससे होती हैं, जो भी हमारे एटम्स हैं उनसे होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉमसन्स मॉडल। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो सबसे पहले जैसे ये पता चला कि जो एटम है वो फर्दर डिविजिबल है, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स में। तो सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थॉमसन ने अपना मॉडल दिया। थॉमसन एक साइंटिस्ट है जिनका पूरा नाम है जे थॉमसन। तो उन्होंने अपना सबसे पहला मॉडल दिया एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। उन्होंने क्या कहा अपने मॉडल में, उन्होंने कहा कि हम जो है मतलब वाटरमेलन का एग्जांपल लिया उन्होंने, और एक उन्होंने प्लम पडिंग मॉडल बोला, या फिर रेजिन पडिंग मॉडल भी बोल सकते हैं इसको। तो रेजिन पडिंग मॉडल का मतलब क्या है, जैसे पडिंग का मतलब होता है, पुडिंग का मतलब होता है हलवा, जैसे हम अपने घरों में हलवा बनाते हैं उसको पुडिंग बोला जाता है। तो प्लम पुडिंग मॉडल और रेजिन पुडिंग मॉडल का क्या मतलब है, जैसे हमारे हलवे में कहीं कहीं ड्राई फ्रूट्स होते हैं, रेजिन मतलब दाग हम जिनको बोलते हैं। तो जैसे दाग या फिर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, एक ही काइंड के ड्राई फ्रूट की बात कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने स्पेशली रेजिन यहाँ पे लिया है, ठीक है। जब हमारे हलवे में जैसे हलवा हमें किसी स्फेरिकल या फिर सर्कुलर कटोरी में डाला है, या फिर हम कोई भी बीकर ले सकते हैं उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, कहीं कहीं जो ड्राई फ्रूट्स हमें मिल रहे हैं देखने को, तो उन ड्राई फ्रूट्स को तो कहा गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो पूरा हल्का था स्फेरिकल में जो भरा हुआ था पूरा, उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज माना, ठीक है। ऐसे ही वाटरमेलन का एग्जांपल हम ले सकते हैं। वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है, उस रेड पार्ट को एज ए पॉजिटिव स्फीयर लिया गया कि वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव स्फीयर है। और जो उसमें सीड्स हैं, बीज हैं वाटरमेलन के, तो उसके अंदर जो बीज हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स कहा गया, जो कि एम्बेडेड हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर उस रेड पार्ट में, ठीक है। तो थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या प्रपोज किया, क्या पोस्टुलेट दी, उन्होंने कहा कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। कोई भी एटम जो है उस एटम में क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है। स्फीयर का है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो स्फेरिकल होगा, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में एम्बेडेड होंगे, धंसे हुए होंगे, ठीक है, यानी कि बरीड होंगे, धंसे हुए होंगे। दूसरा जो पोस्टुलेट था, उन्होंने क्या कहा, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है उसका जो टोटल मैग्नीट्यूड में जो पॉजिटिव चार्ज है वो, और जो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी लिए हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। यानी कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला गया एटम को, इसके द्वारा जे थॉमसन के द्वारा। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है उनका जो मॉडल था, उन्होंने क्या किया, मतलब पूरा जो स्फेरिकल पार्ट है, ठीक है, एटम को क्या किया, एक मतलब इस तरीके से रेजिन पुडिंग मॉडल के हिसाब से उन्होंने कहा कि जो पूरा जो हमारा पुडिंग होता है अंदर वाला पार्ट, उसको पॉजिटिव स्फीयर माना गया, ठीक है। और साथ में जो उसमें जो रेजिन होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, या वाटरमेलन में हम सीड्स बोले, तो वो वाटरमेलन में जो ये सीड्स होते हैं कहीं कहीं जो एम्बेडेड होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स कहा गया, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने प्रपोज किया था अपना मॉडल। तो इस मॉडल में क्या कहा उन्होंने, जो पोस्टुलेट्स थे वो हमारे मेन है, जो उन्होंने एटम स्ट्रक्चर के लिए डिफाइन की। तो फर्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने यही कही कि एक एटम जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, दैट इज एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कंसिस्ट करता है कोई भी एटम, ठीक है। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं उस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में, ठीक है। दूसरा, जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो उन्होंने अपना मॉडल जो है किस तरीके से प्रपोज किया, रेजिन पुडिंग मॉडल के हिसाब से, या फिर हम वाटरमेलन का एग्जांपल लेके, ठीक है। तो जो उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया, इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इन रिजल्ट्स को फर्दर फॉलो किया, ठीक है। लेकिन इन रिजल्ट्स को फॉलो
करने से जो फर्दर जितने भी साइंटिस्ट हैं वो उनके रिजल्ट जो है इससे मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो उनके रिजल्ट में कुछ ना कुछ मतलब ये डिसमैच हो रहे थे उनके रिजल्ट, ठीक है, थॉमसन मॉडल के रिजल्ट्स के साथ डिसमैच हो रहे थे। तो इसलिए फर्दर जो है एक मॉडल दिया गया, और किस साइंटिस्ट ने दिया? रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने वो मॉडल दिया। उस मॉडल में जो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हम कहें या फिर इस मॉडल को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और बताया गया एटम के स्ट्रक्चर को। तो अब हम देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन मॉडल के बाद नेक्स्ट जो मॉडल दिया एटम का वो रदरफोर्ड ने दिया, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल ने क्या किया, जो थॉमसन मॉडल ने जो प्रपोजल दिए थे उन प्रपोजल को, उन रिजल्ट्स को फर्दर फॉलो किया। जैसा कि उन्होंने कहा था, थॉमसन मॉडल में कहा गया था कि कोई भी एटम जो है उस वो क्या कंसिस्ट करता है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कंसिस्ट करता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर। दूसरा कहा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन्स हैं या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम बोला गया, यानी कि जो मैग्नीट्यूड था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो इक्वल बोला गया था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, ये जो है बहुत ज्यादा क्यूरियस हुए एटम के स्ट्रक्चर को जानने के बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे एम्बेडेड हैं उस किसी भी एटम के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक थिन फॉइल ली गोल्ड की, ठीक है। गोल्ड की इन्होंने एक थिन फॉइल ली और अल्फा पार्टिकल्स की बीम को यहाँ पर क्या किया, इनके ऊपर स्ट्राइक किया, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो हैं इनके ऊपर 2 यूनिट चार्ज होता है और इनका एटॉमिक मास जो है 4 एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 4U होता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक। और इन पे जो चार्ज होता है वो इन पे जो है 2 यूनिट चार्ज होता है, +2 यूनिट चार्ज हम बोलते हैं, +2 यूनिट चार्ज होता है। और इन पे जो है 4U एटॉमिक मास यूनिट जो है इनका 4 एटॉमिक मास यूनिट इनका क्या होता है, मास होता है, क्लियर। दूसरा इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं He2 पॉजिटिव से, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास अल्फा पार्टिकल। अब क्योंकि इस पे क्या है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और जो गोल्ड फॉइल है वो एटम से मिलकर बनी हुई है, तो जो एटम्स हैं उसमें जैसे थॉमसन मॉडल ने बताया कि वो एटम्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होते हैं। तो जैसे ही हीलियम एटम हम बोलेंगे अल्फा पार्टिकल्स जैसे स्ट्राइक करेंगे गोल्ड फॉइल पे, तो जो एटम्स यहाँ पर स्फेरिकल चार्ज बोले गए थे इसके द्वारा, थॉमसन के द्वारा, तो उनके द्वारा क्या है यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होनी चाहिए। अब ज्यादा डिफ्लेक्शन क्यों एक्सपेक्ट नहीं की गई, क्योंकि जो हीलियम एटम्स है हमने यहाँ पे फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की बात करी थी। तो जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा जिसमें अल्फा पार्टिकल्स की बीम को जो है किसके ऊपर स्ट्राइक करवाया गया, गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करवाया गया। और जो ये सर्कुलर पार्ट लगाया गया, डिटेक्टर लगाया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर डिटेक्शन जो डिफ्लेक्शन है वो हो रही है नहीं, उसके लिए यहाँ पर एक सर्कुलर डिटेक्टर का यूज किया गया। तो रदरफोर्ड ने जो थॉमसन मॉडल था उसी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, एक्सपेक्टेशन थी उनकी कि जो मोस्ट ऑफ द यहाँ से अब उन्होंने ये देखना था कि कितने जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट शो करेंगे और कितने जो है पास होंगे वहां से। यानी कि उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन की थी कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो गोल्ड फॉइल के जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बताया गया है एटम्स में, उनकी वजह से क्या है अल्फा पार्टिकल्स की रेज जो आ रही थी उनमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो वो डिफ्लेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्ट की गई थी, क्यों, क्योंकि जो एटम्स हैं वो थॉमसन ने बताया था कि वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है उनके पास, तो हीलियम जो अल्फा पार्टिकल्स हम ले रहे हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की लाइक रिपेल लाइक हम जानते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ये एक्सपेक्टेशन की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने क्या एक्सपेक्टेशन की थी कि क्या रिजल्ट आना चाहिए उस एक्सपेरिमेंट से, उसने एक्सपेक्ट किया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। जो गोल्ड की थिन फिल्म यूज की थी
के जो एटम्स थे गोल्ड के, ठीक है, उनके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मींस जो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर बताया था, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा गया है। तो उनके द्वारा जो है डिफ्लेक्शन होगी उन अल्फा पार्टिकल्स की। इसका क्या मतलब है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को? ये जो है क्योंकि रदरफोर्ड ने जो है जो थॉमसन मॉडल के जो रिजल्ट आए थे उन्हीं को फॉलो किया था। तो जो थॉमसन मॉडल था उसमें क्या कहा गया था कि जो ये स्फीयर है ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और जो इसमें नेगेटिव चार्ज है वो जो है इस तरीके से इसमें क्या है पेनिट्रेट हम कहेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसमें एम्बेडेड है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस तरीके से एम्बेडेड है इसमें, ठीक है, हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो अगर अब हम अल्फा पार्टिकल्स की बात करें, अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं, वो भी पॉजिटिव चार्ज हैं, +2 पॉजिटिव चार्ज है उनके ऊपर। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स हम इधर स्ट्राइक करवाएंगे इसके ऊपर, हम जैसे ही हम स्ट्राइक करवा रहे हैं किसी एटम के ऊपर, तो उस एटम के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जहां से भी एटम में से जो रे पास करेगी उसमें जो है डिफ्लेक्शन शो होगा, यानी कि जाना तो सीधा चाहिए था लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से थोड़ी बहुत ऐसे जाने की बजाय वो ऐसे जाएंगी, ठीक है, ऐसे जाने की बजाय वो कहीं ना कहीं ऐसे चली जाएंगी, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो होनी चाहिए थी। ये एक्सपेक्ट किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, क्योंकि ये पूरे का पूरा क्या है, स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज है और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हीलियम एटम या फिर अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर आएंगे तो उनमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होगी क्योंकि यहाँ पूरा पॉजिटिव चार्ज था एटम में। लेकिन जो अब जो डिफ्लेक्शन जो थी वो डिफ्लेक्शन मतलब कुछ इस तरीके से, जो डिफ्लेक्शन बिल्कुल माइनर डिफ्लेक्शन एक्सपेक्ट की गई थी, ज्यादा डिफ्लेक्शन एक्सपेक्ट नहीं की गई थी। क्यों? क्योंकि जो हीलियम एटम है वो ज्यादा हैवी था, इससे गोल्ड के जो अल्फा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनसे ज्यादा क्या था, हैवी था ये, ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स से हैवी होने की वजह से वो कम डिफ्लेक्ट होंगे ऐसा जो है एक्सपेक्ट किया गया था। लेकिन जो रिजल्ट आए, ऑब्जर्व किया गया, उन ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि जो डिफ्लेक्शन थी वो ज्यादा हो रही थी और हर जगह से डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी। उसमें ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि जो है कुछ तो ऐसे ही पास कर रहे थे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से रिफ्लेक्शन ही कुछ भी मतलब रिपल्सन नहीं फील हो रही थी, वो ऐसे ही पास कर रहे थे। कई जगह से ऐसा था कि मतलब एकदम से रिफ्लेक्शन होती है, कई जगह से मतलब ऐसे बिल्कुल वापस आ रही थी, ठीक है। इतनी ज्यादा जो रिफ्लेक्शन हम कहेंगे रिपल्शन जो थी वो फील हो रही थी कि वो रिबाउंड भी कर रहे थे अल्फा पार्टिकल्स वहां से। तो वो ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई। ये एक्सपेक्टेशन तो ऐसे थी हमारी कि थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शंस होंगी, इस तरीके से हर जगह से डिफ्लेक्शन होंगी, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन आई वो इसके अपोजिट थी। वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी हम देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या रही रदरफोर्ड मॉडल के एक्सपेरिमेंट में। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, कि मतलब जितने भी अल्फा पार्टिकल्स में थे उनमें से ज्यादातर क्या हो गए, बिल्कुल ऐसे सीधे के सीधे पास कर गए, यानी कि उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई, ठीक है। दूसरा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ जो थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। एंड अनएक्सपेक्टेडली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स, मान लो 12,000 पार्टिकल्स लिए उनमें से कोई एक जो पार्टिकल है वो क्या था, अपीयर टू रिबाउंड, यानी कि वो वापस भी अपना पाथ जो था वो ट्रेस कर रहा था, जैसे गया था वैसे ही वापस आ रहा था। ये सारे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहे थे, ऑब्जर्वेशन रही थी इसके रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की। अब ये अनएक्सपेक्टेड कैसे रहे, जैसे हमने एक्सपेक्टेड बात करी थी कि हमारे पास, जैसे थॉमसन मॉडल ने कहा था कि हमारे पास जो एटम होता है उसके पास क्या होता है, एक स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज होता है और जो स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से बात करी थी। तो जब अब ये कहा गया कि जब एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने तो जो अल्फा पार्टिकल्स आए, एक्सपेक्ट तो ये किया गया था कि डिफ्लेक्शंस होंगी, लेकिन क्या हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड बिल्कुल पास हो गए इसमें से, मोस्ट ऑफ द, ठीक है, इसमें से एज इट इज यू कैन स्टेट पास हो गए। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, जैसे ऐसे सीधे के सीधे वो पास हो गए, कोई डिफ्लेक्शन उनमें से शो नहीं। तो उसका मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन कब होगी, अब ये पॉजिटिव चार्ज है और थॉमसन ने बोला था ये भी पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज है इसमें, स्फीयर जो है, ठीक है। अब यानी कि जब इसमें से पास करेगा पॉजिटिव चार्ज, अब लाइट चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को,
तो रिपेल करना चाहिए था और रिपेल की वजह से डिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज तो रिफ्लेक्ट यहाँ से डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इट मींस ये स्पेस क्या है, खाली है, वेकेंट स्पेस है ये, ठीक है। तो और क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो सीधे ही निकल गए यहाँ से, सीधे ही पास कर गए, स्ट्रेट पास कर गए। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है ना वो क्या था, यहाँ पर एम्प्टी था, खाली स्पेस था, ठीक है। जबकि थॉमसन ने क्या कहा था कि जो स्पेस है वो पूरा स्फेरिकल स्पेस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बोला था, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन आई यहाँ से रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, वो क्या है कि जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट क्या होगा, एम्प्टी होगा। तभी जो है ऐसा हो रहा है कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड यहां से पास कर रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे। मान लो जैसे ये रेज आ रही है तो वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब उसने क्या बोला था कि सारे के सारे डिफ्लेक्ट करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब जो कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अब वो जहां से डिफ्लेक्ट होंगे इसका मतलब वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा कहीं ना कहीं। तो जो वो स्पेस था उस स्पेस को बोला गया कि वो सेंटर ऑफ मास है उसमें, यानी कि उसी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। तो उस पार्ट को जहां से वो डिफ्लेक्शन थोड़ी बहुत हो रही थी उसी पार्ट को बोला गया कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज कंसर्न है। मींस जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो वहीं पर रखा हुआ, उसी को सेंटर ऑफ मास बोला गया, ठीक है। थर्ड इज अनएक्सपेक्टेडली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड। यानी कि कुछ जो थे, मतलब एक आधा कोई भी पार्टिकल्स था 1 out of 12,000 वो क्या था, वापस भी आ रहा था, रिबाउंड कर रहा था, अपना पाथ जो था वो रिट्रेस कर रहा था। इसका मतलब क्या था, जो वो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमने माना है वो क्या होगा कि वो सॉलिड होगा कहीं ना कहीं, तभी क्या होगा वो वापस रिबाउंड आ सकता है। अदरवाइज क्योंकि हमने थिन गोल्ड फॉइल ली थी, वो वापस आने का मतलब ही नहीं है। उसमें से थिन गोल्ड फॉइल है और फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल है, वो तो उसमें से रिफ्लेक्ट होकर थोड़ा बहुत इधर उधर जाना चाहिए, वापस आने का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि थिन गोल्ड फॉइल में से फास्ट मूविंग पार्टिकल्स वापस कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये अगर वापस आ रहे हैं तो ये माना गया कि जो एटम का टोटली चार्ज है जितना भी, वो इसी पार्ट के अंदर है, इस सेंटर ऑफ मास के अंदर ही है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन थी, ये ऑब्जर्वेशन रही रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की, और ये इनके एक्सप्लेनेशन भी हमने कर दिया यहाँ पर कि जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट यहाँ से पास कर रही। इसका क्या मतलब है, मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी होगा, ठीक है। दूसरा कहा गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए कुछ एंगल से, उसका क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज है वहां पर, लेकिन वो कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट है, उसको सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोला गया। दूसरा जो अनएक्सपेक्टेडली जो रिबाउंड कर रहे थे कुछ एक पार्टिकल्स, तो उनको क्या बोला गया कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमने माना है वो जो है सॉलिड होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। यानी कि होल ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कंसर्न्ड इन दिस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। अब जो यानी कि रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशंस के बाद जो रदरफोर्ड ने यहाँ पर फाइनली पोस्टुलेट दिए कि उसने कैसे एक्सप्लेन किया एटम को, वो बताते हैं। कंक्लूजन देखते हैं हम रदरफोर्ड मॉडल के। द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेंटर बताया था पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जर्वेशन से, उस पॉजिटिव चार्ज के सेंटर को बोला गया न्यूक्लियस। क्या कहा गया, उस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस कहा गया। जो न्यूक्लियस है वो वेरी डेंस एंड हार्ड है। क्यों, क्योंकि वहां से क्या था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या, सॉरी अल्फा पार्टिकल जो थे वो रिबाउंड हो रहे थे, तो उसको क्या बोला गया, डेंस एंड हार्ड बोला गया। न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस को स्मॉल कहा गया एटम के साइज के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था वो एम्प्टी था और कुछ पार्ट से डिफ्लेक्शन हो रही थी, तो इसलिए जो न्यूक्लियस को क्या बोला गया, स्मॉल कहा गया एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। द होल मास ऑफ एटम इज सेंटर्ड एट इट्स न्यूक्लियस। जितना का जितना मास था एटम का, उसको कहा गया कि वो किस पर सेंटर्ड होता है, न्यूक्लियस के ऊपर। क्यों, क्योंकि अब अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे और वो हैवी भी थे गोल्ड एटम से, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या थे, रिबाउंड हो रहे थे। इसका मतलब क्या था, सारे का सारा मास जो था उस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर ही
कंजर्व था, कंसिस्टेड था, ठीक है। तो हमने क्या कहा, द होल मास ऑफ एटम इज सेंटर्ड एट इट्स न्यूक्लियस। द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन थे वो उस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं। ये सब बातें कहीं, ये कंक्लूजन निकाला था रदरफोर्ड मॉडल ने, ठीक है। जैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने अपनी एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग क्या क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उसे एक्सपेरिमेंट की, फिर जो है वहां से ऑब्जर्वेशन की, वो ऑब्जर्वेशन सारी अनएक्सपेक्टेड आई, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन दी गई एक्सपेरिमेंट की, एंड देन फाइनली कंक्लूजन दिया गया। तो इस तरीके से उसने स्ट्रक्चर क्या बताया, थॉमसन मॉडल ने क्या स्ट्रक्चर बताया था कि जो एटम है वो स्फेरिकल पार्ट जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन्स या फिर नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पर एम्बेडेड होता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, तो एटम एज ए होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये किसने बताया था, थॉमसन मॉडल ने बताया था, थॉमसन्स मॉडल, क्लियर। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल ने क्या कहा कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से कहा कि एक जो एटम है उसका होल मास जो है एक सेंटर पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज सेंटर बोला, और इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया, ठीक है। ये हम इसमें यहां लिखते हैं, ये बोला गया पॉजिटिव चार्ज सेंटर, पॉजिटिव चार्ज सेंटर कहा गया, ठीक है, और इसको न्यूक्लियस भी कहा जाता है, ठीक है। और जितने का जितना मास है वो सारा यहीं पर है एटम का, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, इसके चारों ओर ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होकर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं। ये किसने कहा था, रदरफोर्ड मॉडल ने कहा था, रदरफोर्ड मॉडल ने। लेकिन इसके बाद जो है एक साइंटिस्ट आए, नील बोहर साइंटिस्ट, उन्होंने इस मॉडल को स्टडी किया और इसमें देखा कि कुछ ना कुछ तो इसमें कमी है। तो इस मॉडल की कुछ ड्रॉबैक्स निकल के आई और इन ड्रॉबैक्स को दूर किया गया उस साइंटिस्ट के द्वारा, नील बोहर साइंटिस्ट। तो उन्होंने अपना मॉडल दिया था जिसको हम बोहर मॉडल के नाम से जानते हैं। तो ड्रॉबैक्स जो थी रदरफोर्ड के मॉडल की और जो बोहर मॉडल है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इस लेक्चर को देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।